नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जाहिर है कि अगर इंसान अपनी मेहनत करेगा तो मुकाम और मंजिल उसे ज़रूर मिलेगी, और ये चीज़ तब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब हम कोई मध्यम परिवार से होते हैं, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं, और उस मेहनत के बलबूते हम एक अलग पहचान बना लें। और ये पहचान अगर मेडिकल की फील्ड में बन जाती है तो यकीनन काबिल तारीफ़ भी होती है और काबिल फ़ख्र भी होती है। तो हम उसी चीज़ों को लेकर आज अल मदीना अल्मास हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर अयूब अंसारी को सब जानते हैं और वो भी सबको जानते हैं, क्योंकि नवाबगंज के रहने वाले, नवाबगंज से ही उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की, उसके बाद पीलीभीत में मुकम्मल की पढ़ाई, और उसके बाद उन्होंने जो है MBBS अपना आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से पूरा किया। और जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो मुकाम और मंजिल हासिल करनी थी, नवाबगंज के लिए एक अलग पहचान बनानी थी और कुछ करना था, तो उन्होंने MS किया लेपोस्कोपी सर्जरी के तौर पे, और बरेली के उसके बाद दीगर अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने के बाद 2015 में उन्होंने अल मदीना अल्मास हॉस्पिटल की शुरुआत की, जो आज तमाम मुकाम और मंजिल हासिल करते हुए लगातार जो है सेवाएं दे रहा है। साथ ही जो सरकारी आयुष्मान योजना है वो भी यहाँ पर जो है गरीब परिवारों को दी जा रही है। तो तमाम विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे, साथ ही उनकी ज़िंदगी से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो गहराई है, किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से उनका संघर्ष रहा और किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी में मुकाम हासिल किए, नौजवान पीढ़ी के लिए वो क्या कहना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ उनकी जो स्पेशलिटी है उससे सिलसिले में बात करेंगे। तो तारुफ तो ये है, वैसे तो कहना चाहिए ज़र्रा को आफ्ताब वाली बात होती है। आपने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मेहनत की, और नवाबगंज का क्योंकि मैं भी हूँ, मैंने भी वहाँ के संसाधनों को देखा है, और 80 के दशक में जाहिर है और कमी होगी जिस वक्त आपने पढ़ाई की और उसके बाद आपने सिलेक्ट हुए। तो कुछ अपने तारुफ में कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। देखिए, ऐसा है, नवाबगंज का रहने वाला हूँ। उस वक्त जब हम 10th क्लास में आए तो उस वक्त तो नवाबगंज में साइंस भी नहीं थी, तो उसके लिए हमारे यहाँ के बच्चों को बरेली और पीलीभीत जाना पड़ता था। मैं भी बरेली गया 1 साल के लिए, उसका पीलीभीत चला गया, वहाँ से 9th 10th 11th 12th पास किया, फिर लखनऊ गया। इस तरह धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा और अल्लाह ने एक मंजिल दे दी, सिलेक्शन हो गया। फिर आगरा गए, आगरा से फिर मेरठ, मेरठ से दिल्ली, फिर बन गया जी। तो अल्लाह ने कामयाबी दे दी, मेहनत की तो कामयाबी मिल गई। मेहनत करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी, यही ज़िंदगी का मूल मंत्र है, और इसी पर आप आगे बढ़े। आपकी जो ज़िंदगी का पूरा सफ़र रहा वो तो मैंने एक मोटा मोटी बताया, कुछ इसमें इजाफा करना चाहें तो करें, और हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मौसम गर्मी का होने वाला है शुरू, तो जाहिर है कि पेट से जुड़ी हुई डिजीज़ जो है बढ़ जाती हैं, और आप तो सर्जन हैं जी। अचानक जब मौसम तब्दील होता है तो दिन में गर्मी है, रात को ठंड है, तो ऐसे वक्त में कुछ जो हमारे सांस की बीमारियां हैं वो फ्लेयर अप कर जाती हैं। जैसे अमूमन आजकल खांसी बहुत हो रही है, भाई दिन में गर्मी में घूम रहे हैं, अचानक रात को ठंड होती है, तो उस वक्त जो है ठंड की वजह से तो कपड़े पहनना पड़ते हैं, दिन में गर्मी में घूमे, रात को ठंडा पानी नहीं पीते, गर्म पानी पीते हैं, दिन में ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ये जो चेंज आता है, इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा ही परेशानी से दुश्वार होना पड़ता है। तो इसके लिए चाहिए ये कि भाई हम एकदम अगर मौसम चेंज हो तो थोड़ा सा एहतियात बरतें, एकदम गर्म पानी ठंडा पानी पर ना जाए, ठीक है, और बाकी थोड़ा मफलर लगा के रखें, तो धीरे धीरे सही हो जाएंगे। अब गर्मी आने वाली जैसे, तो उस वक्त क्या होता है कि पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अभी तो गुनगुना पानी पी रहे हैं, फिर एकदम ठंडे पानी पा जाएंगे, और ठंडे पानी में जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ही होता है। तो एकदम हम ठंडा पानी ना स्टार्ट करके धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट करें, धीरे धीरे उस चीज़ पर आएँ और ठंडी चीज़ों से बचें थोड़ा सा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है आम जुबान में, आम लोगों से बात निकल के आती है कि जो भी बीमारी है वो पेट से शुरू होती है। आपका खुद का क्या यकीन है प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, क्योंकि आप तो उसी के सर्जन हैं, तमाम चीज़ें देखते रहते हैं, जो बुज़ुर्ग कहते हैं कि पेट से शुरू होती है, उस पर आपका क्या कहना है? असल में बिल्कुल सही बात है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं तो सबसे पहले पेट में ही जाती है। अब हमारा पेट बहुत मजबूत होगा तभी भाई हम हेल्दी होंगे। अब आजकल जो बाहर की चीज़ें बहुत खा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से घी और तेल इस्तेमाल हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं,
पहले के वक्त में आपने देखा होगा कि घर के चक्की के पिसे हुए मसाले होते थे, तो उसमें ना तो कलर मिला हुआ होता था, ना ही बहुत ज़्यादा केमिकल मिले हुए होते थे, तो बिल्कुल वो मसाले जो थे बिल्कुल एकदम सही होते थे। इंसान जो है ऑयल में सरसों का तेल खाता था या घर में भैंस गाय बनती थी उसका देसी घी घर का बना हुआ खाता था। अब एक से एक एडवांस तेल आ गए हैं, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि बिल्कुल सिंपल खाना खाना चाहिए और ज़्यादातर घर का खाना खाना चाहिए। बाहर होटलों में बिल्कुल खाना ना खाए। बाहर होटलों में बहुत उसका कोई गारंटी नहीं है कौन सा तेल इस्तेमाल किया है, कौन से मसाले यूज़ किए हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि सिंपल खाना घर का खाना होना चाहिए और ताज़ी खाना खाना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ खाना, पुराना खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उससे पेट कमजोर होता है, फिर तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। जी, अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लेप्रोस्कोपी सर्जन हैं, अंतर क्या है? आम सर्जरी में पहले सर्जरी बड़ी हुआ करती थी, पूरा कहा जाता था पूरा पेट खोल देंगे, अब दूरबीन विधि से आ गई है और आने वाले टाइम में और रोबोटिक और जो तमाम चीज़ें आने वाली हैं। आपका अपना खुद नज़रिया क्या है और किस तरह का फ़ायदा जो है आप खुद भी अपने ज़ाती तजुर्बे से दे पा रहे हैं? देखिए ऐसा है, पहले कहा जाता था कि बिग सर्जन गिव बिग इंसिजन, मतलब ये कि जितना बड़ा सर्जन होगा वो उतना ही बड़ा पेट खोलेगा। जब हमने एमबीबीएस में एडमिशन लिया तब भी यही कहा जाता था, लेकिन अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये है कि जितने छोटे चीरे से इंसान के पेट पे काम हो जाएगा वो उतना बड़ा सर्जन है, बस यही डिफरेंस है। जैसे कि सपोज कोई एक कमरे के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है, हम उसको दरवाजे में से निकाल लें या उसी चीज़ को हम खिड़की में होकर निकाल लें, छोटे से जगह से निकाल लें, बस इतना फर्क समझ लीजिए लेप्रोस्कोपिक में। उसमें क्या होता है कि दूरबीन पेट के अंदर डाल दी जाती है और टीवी के ऊपर बहुत बड़ा बहुत मैग्नीफाइड होकर व्यूज आते हैं, तो उसमें हम हर चीज़ को अच्छे से कैच कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे उसकी सर्जरी कर सकते हैं। कोई छोटी मोटा ब्लीडर है उसको भी रोक सकते हैं। तो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है बस यही है कि उसमें भाई बहुत बड़ा देख के और बहुत अच्छी सर्जरी हो सकती है, खून का नुकसान बहुत कम होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अब चूंकि पेट पे चीरा नहीं लगाते हैं तो टाँके भी कम आते हैं, तो मरीज जो है जल्दी रिकवरी, बहुत फास्ट रिकवरी होती है, जल्दी काम पे लौटाता है, ये फर्क है। अच्छा, मैं इसी से जुड़े भी एक दो सवाल और रह गए हैं। आपने बताया लेप्रोस्कोपी के फ़ायदे, सवाल मेरा ये है कि जो पित्त की थैली का ऑपरेशन होता है जिसमें स्टोन हो जाती है तमाम चीज़ें, उसमें लेप्रोस्कोपी किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो रही है? और फिर जो स्टोन हो रहा है जो गुर्दे में हो जाता है उसमें किस तरह का फ़ायदा, और पेट से जुड़े और भी जो ऑपरेशन हैं उसमें किस तरह की जो है ये जो विधि है जिसके आप माहिरीन डॉक्टर हैं, किस तरह से फ़ायदा कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई है वो गॉलब्लैडर के स्टोन के लिए ही आई है, और जो पहले गॉलब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन बहुत बड़े एक वालिस के चीरे लगाकर होता था, फिर वो तीन सुराख करके छोटे से चीरे से हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट 2 दिन में 24 घंटे में घर चला जाता है और पेशेंट का खून का नुकसान भी ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए वो सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पित्त के लिए सबसे पहले आई और बहुत कामयाब रही। उसके बाद फिर हमारे जो गुर्दे के ऑपरेशन है वो भी दूरबीन से होने लगे, उसमें भी बहुत बड़े चीरे लगाए जाते थे और उसमें छोटे मोटे स्टोन लग भी जाते थे। लेकिन अब गुर्दे के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें दूरबीन बिल्कुल गुर्दे के अंदर डाल दी जाती है, उसमें छोटे से छोटे स्टोन भी 100% क्लियरेंस होता है। इसी तरह नली के जो ऑपरेशन होते हैं गुर्दे की नली के, वो भी दूरबीन से हो जाते हैं, उसमें भी पूरी तरह से स्टोन निकाल दिए जाते हैं। तो वही बात है कि छोटे से छोटा चीरे से बड़ी से बड़ी सर्जरी हो जाती है, तो इसीलिए कामयाब सर्जरी है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत जानना चाहता हूँ, आम जनता से सवाल बहुत आते हैं कि जो हम आजकल का जो ज़माना हो गया फास्ट फूड का हो गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें फास्ट फूड में आ गई हैं, नाम लूँगा तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। अब तो शादी और जो तमाम फंक्शन है उसमें भी नज़र आती है। जो खाना पीना है फास्ट फूड का वो किस हद तक नुकसानदेह है हमारे पेट के लिए, क्योंकि नौजवान पीढ़ी को भी एक अच्छा मैसेज जाए आज के दिन पे, क्योंकि कल महाशिवरात्रि भी है। असल में महाशिवरात्रि में तो खिचड़ी बढ़ती है, पहले से चली आ रही है, तो वो बहुत ही अच्छा खाना है। खिचड़ी खाइए, स्वस्थ रहिए, हल्का खाना है, हजम जल्दी होगा। और ये फास्ट फूड ये तो पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, लेकिन भाई बच्चे जो हैं इसके बहुत शौकीन हैं। इसमें भारी कोई खाता है, टेस्टी तो ज़्यादा होते हैं लेकिन पेट के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमें अपने पुराने डरे पे चलना चाहिए, फास्ट फूड से बिल्कुल बचना चाहिए। मतलब कैसे ऐसी चीज़, गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, क्या क्या ऐसा खाएं जिससे जो तंदुरुस्ती हमारी बेहतर है? वही शिकंजी बना के पिएँ, लस्सी पिएँ घर के दही की, और उसके अलावा गन्ने का जूस पिएँ। और ये जो आपने कोल्ड ड्रिंक्स जो आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। घटिया आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहिए, यही चीज़ अच्छी है। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि
केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना लेके आया और उसका एक बड़ा फ़ायदा मिल रहा है हर तबके को। आप एक बड़ी जो है बहुत बड़ी संख्या में आपके पास लोग आते हैं नवाबगंज और बरेली के भी, और ज़्यादातर मध्यम परिवार के हैं। आयुष्मान योजना का कितना बड़ा फ़ायदा आप ज़ाती तौर पर दे पा रहे हैं, और क्या कहना है आयुष्मान योजना को लेकर आपका? देखिए, आयुष्मान योजना एक बहुत अच्छी योजना है। हमारी सरकार ने बहुत सोच समझ के योजना शुरू की है और इसका बेनिफिट भी बहुत से परिवारों को मिल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों में भी डिफ़ॉल्ट है, जैसे कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं कि जिसमें दवाइयों का बहुत बड़ा खर्च होता है, लेकिन उसमें जो पैकेज आया है वो बहुत कम का आया है। सपोज किसी की आँख बस्ट हो जाती है तो उसमें दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। मरीज को 10 दिन तक 8 दिन तक बिल्कुल खाने पीने को नहीं देते, तो उसमें दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा है, उसका पैकेज बहुत कम है। लेकिन फिर भी अमूमन 80% पैकेज ठीक ठाक अच्छे हैं और इससे गरीब मरीजों को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ है। अच्छा, ये तो आपके प्रोफेशन से और तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई बातें होंगी। मौसम के बदलाव को लेकर भी हमने सवाल कर लिए। आपने करीब, अगर मैं मोटा मोटी ले लूँ, 15-20 साल आपको बरेली में हो चुके हैं और नाम भी आपने कमा लिया, शोहरत भी कमा ली, नवाबगंज का नाम रोशन भी कर लिया। बहुत मसरूफ़ लाइफ है एक डॉक्टर की। आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगातार सर्जरी में रहते हैं और ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है। मसरूफ़ लाइफ में एक ज़ाती ज़िंदगी भी होती है जो एंटरटेनमेंट कहलाती है, जिसका एक पार्ट एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। किस तरह से कर पाते हैं मनोरंजन और किस तरह का इस्तेमाल करते हैं? किताबें पढ़ने का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है, या और चीज़ों का? देखिए, इंसान जो काम करता है अगर वो उसी को एंजॉय करने लगेगा तो उसका मनोरंजन उसी में हो जाता है। मेरा तो उसूल है कि मुझे सर्जरी करने को मिलती रहे, मेरे मरीज सही होते रहे, वही मेरा मनोरंजन हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा क्रिकेट का शौक़ है तो अपने मैच देख लेता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक़ है, न्यूज़पेपर देख लेता हूँ। और मेरा कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। दोस्तों में जाके घूमता हूँ, साल में एक बार दोस्तों के साथ जाता हूँ हिल स्टेशन, बस बाकी और कोई शौक़ नहीं। आप नौजवान पीढ़ी के लिए अगर कुछ कहना चाहें, ख़ास तौर से नवाबगंज की जो नौजवान आजकल मेडिकल की फील्ड में बढ़ रहे हैं, नवाबगंज तो मेडिकल का हब कहलाता है, तकरीबन 100 डॉक्टर वहाँ से निकले हैं और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वहाँ से और आगे बढ़ रहे हैं मेडिकल में। अगर उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं ख़ासतौर से सर्जरी की फील्ड में, तो दे सकते हैं। और कल महाशिवरात्रि है, उसको लेकर भी एक ज़रूरी पैगाम भी दें। देखिए, बच्चे जो नवाबगंज के हैं उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। इतने मीडियम क्लास और गरीब फैमिली से हमारे नवाबगंज के बच्चों ने नाम रोशन किया है कि वाकई काबिल तारीफ़ है। वहाँ का हर बच्चा अपने आप अपने सीनियर्स को देख के, अपने बड़ों को देख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और छोटे छोटे ग्रुप में पढ़ाई करते हैं और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत ही कम खर्चे में लगे रहते हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। तो वाकई वे काबिल तारीफ़ हैं। मैं चाहूँगा वो इसी तरह करते रहें, सिविल सर्विसेज में आएँ वो, और हमारे जुडिशरी में आएँ वो, इंजीनियरिंग बने, डॉक्टर के साथ साथ इन सब में भी आने चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ के बच्चे इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे अच्छा करेंगे। जी, नवाबगंज में कोई ऐसा, अगर आखिरी बात जहन में आ रही है, पूछता ही चलो, आप अगर कुछ ऐसा जहन में सवाल अगर मन में आ रहा है, क्या बदलाव और होना चाहिए? हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ के PCS ऑफिसर भी बन गए, IAS भी गांव के कई बच्चे बने हैं नवाबगंज के, और डॉक्टरों की तो कमी नहीं। क्या और ऐसा हो सकता है जिससे नवाबगंज और बेहतर हो, क्योंकि आप वहाँ के बाशिंदे हैं? सब ठीक ठाक ही है, बस हमारे यहाँ एक आध कॉलेज और सरकारी बन जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नवाबगंज की जनता जो है एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा बाहर जाकर ही पढ़ पाई है, वहाँ रहकर नहीं पढ़ पाई है, बाहर ही जाना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि सरकारी स्कूल अच्छे और खुल जाएँ, क्योंकि बाहर वहाँ के बच्चों को बाहर जाना ना पड़े। जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अल्लाह करे जो भी आपके हाथ में केस आए वो कामयाबी की बुलंदी हासिल करे और हर मरीज़ आपके हाथ से शिफा हासिल करके जाए, ताकि जो उसकी ज़िंदगी, कीमती ज़िंदगी है, वो महफूज रह सके। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अयूब अंसारी साहब, जो कि नवाबगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने लेप्रोस्कोपी सर्जरी और नवाबगंज के लिए जो फ़िक्र है उनके जहन में, उसके बारे में भी बताया। यकीनन एक नवाबगंज जो कि एक तहसील है, वहाँ से निकलकर अपने दम पर एक बड़ा हॉस्पिटल खोल लेना और सरकारी योजना का भी फ़ायदा उठा देना यकीनन काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा भी उठाया। उन्होंने ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताया कि अगर उन्हें वक्त मिलता है तो वो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, इसके अलावा घूमने फिरने का शौक़ है। वो इसी तरह से आगे बढ़ें और इस तरह की जो शख्सियत होती है, जो ज़मीन से उठी हुई होती है, वो नौजवान बच्चों के लिए एक आइडियल पर्सनालिटी के तौर पर सामने आती है।
तो बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। मुस्तकबिल में जो है हम और बहुत सारे विषय हैं जिस पर उनके साथ बातचीत करेंगे, ताकि उनके जो तजुर्बे हैं ज़िंदगी के, उससे नौजवान पीढ़ी सीखे, आगे बढ़े और मुल्क का नाम रोशन करे। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़।